नमस्कार साथियों। आज के ऑनलाइन क्लास में मैं नरेश कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का अपना टॉपिक है बीएड सेकेंड ईयर पेपर 12 एनवायरमेंटल एजुकेशन। उसका टॉपिक है भूमि प्रदूषण अथवा मृदा प्रदूषण, लैंड पॉल्यूशन। सबसे पहले कोई भी पदार्थ जो मिट्टी में मिलकर के या मृदा में मिलकर के उसके उपजाऊपन को कम करता है या उसके उपजाऊपन को प्रभावित करता है, और वह है मृदा प्रदूषक। उसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। माम ते मर्म विभगवरी मामते हृदयम अर्पितम। अर्थात हे पृथ्वी, हे पवित्र करने वाली भूमि, मैं तुम्हारे हृदय को आघात न पहुँचाऊँ, अर्थात तुम्हारा अत्यधिक दोहन न करूं, तुम पर कचरा व जहरीले पदार्थ न डालूं। निसंदेह यह वेद वाक्य भूमि प्रदूषण को न होने देने तथा उसे रोकने का संदेश दे रहा है। वर्तमान स्थिति को हम देखें तो अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में करोड़ों लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। इसके साथ ही करोड़ों पशुओं की व्यवस्था का भार भूमि पर होगा। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, वो भूमि पर ही वह पूरी करता है। कई विकट बाधाएं हमारे सामने हैं। भूमि की उत्पादक क्षमता लगातार गिरती जा रही है। उपजाऊ कृषि भूमि का क्षेत्र लगातार घटता जा रहा है। सिंचाई के पानी की उपलब्धता समस्या बनती जा रही है। वनों में वनस्पतियों का हंस हो रहा है, और यही कारण है कि पिछले एक दशक से देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में एक ठहराव सा महसूस किया जा रहा है। संपूर्ण पृथ्वी का 3/10 भाग स्थल मंडल कहलाता है, लिथोस्फीयर होता है, जिस पर मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी रहते हैं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ भी उगाई जाती हैं, शम भी उगती हैं, जिसके अंदर ही अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों का भंडार भी है। ठोस मिट्टी की चट्टान है, पिघले पदार्थों के पिंड रूप में। स्थल मंडल के अनेक भाग हैं जिस भाग पर हमारी दैनिक क्रियाएं संचालित होती हैं, उसे हम भूमि कहते हैं। खनिज पदार्थ इस भूमि के बहुत नीचे हैं। भूमि के ऊपर भूगर्भ जल, बहुत बड़े पानी के भंडार, महासागर, समुद्र, झील, नदियाँ आदि सभी अंतिम भाग भूमि में जाकर के मिलते हैं। पृथ्वी के धरातल का 1/4 भाग पर भूमि है, किंतु उसमें मानव उपयोग की केवल 280 लाख वर्ग मील भूमि ही मानव उपयोग की है, और विश्व में हो रही जनसंख्या वृद्धि में भूमि उपयोग में वृद्धि हो रही है। उसका अनुपयुक्त तरीके से उपयोग किया जा रहा है, और जिससे ही भूप्रदूषण की समस्या हो रही है। यानी अर्थ और परिभाषा अगर हम देखें तो भू प्रदूषण से तात्पर्य भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य और अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता और उपयोगिता नष्ट हो, वह भू प्रदूषण कहलाता है। सबसे पहले जर्मनी के महान रसायनवेत्ता थे लिबिग। 1840 में
मिट्टी को उन्होंने एक विशाल कोठार की संज्ञा दी। उन्होंने परिभाषा दी कि शैल तथा खनिज पदार्थ के साथ जैव पदार्थ का मिश्रण ही मृदा है। वस्तुतः मृदा एक सजीव पिंड है, इसलिए करोड़ों नन्हे नन्हे जीवों से युक्त है, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अमेरिकी मृदा विज्ञानी हैं हिलगार्ड। उन्होंने मिट्टी की अत्यंत विचारोत्तेजक परिभाषा दी। उनके अनुसार मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए उत्तम माध्यम है। मृदा वास्तव में एक स्वतंत्र प्राकृतिक पिंड है, जिसके कई अवयव हैं, जैसे खनिज है, जैव पदार्थ हैं, जल है, वायु है। इसी तरीके से मृदा विज्ञान के जन्मदाता हैं रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर कुशेव। उन्होंने मिट्टी की प्रकृति का चौथा साम्राज्य परिभाषित किया। मिट्टी भूमि की ऊपरी परत होती है, जो चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है, जो पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं द्वारा होती है। अलग अलग स्थानों की मिट्टी को उनके निर्माण में आने वाले घटकों के आधार पर अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे काली मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, पीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, बालू मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, आदि आदि। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, और मिट्टी पर्यावरण का आधार तत्व है। उपजाऊ मिट्टी सदैव से ही मानव के आकर्षण का केंद्र रही है। विशेषतः मिट्टी का निर्माण और उसके अनेक प्रकार की चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसकी ऊपरी सतह बहुत बारीक होती है। अनेक वर्षों से इसका निर्माण होता है। सभी प्रकार की उपज के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में प्रकृति के प्रकोप से मानव की जो त्रुटियां हैं, त्रुटिपूर्ण उनकी क्रियाओं से, एक अत्यधिक दोहन से मिनटों में यह नष्ट हो जाती। हम मृदा के प्रकार के बारे में समझते हैं। मुख्य रूप से मृदा को 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है सामान्य भूमि, यानी इस तरह की भूमि जिस पर पेड़ पौधे, वनस्पति, घने जंगल आदि उगते हैं। यह भूमि हमारे लिए अमूल्य संपदा है। देश के संपूर्ण भूभाग का लगभग 25% क्षेत्र ऐसा है जो कृषि योग्य है, और जिसकी भूमि सामान्य भूमि कहलाती है। दूसरा है नम भूमि, यानी जब मिट्टी पानी के स्रोतों में अधिक मात्रा में पानी सोख लेती है, तब वहाँ की भूमि दलदली हो जाती है, और ऐसी भूमि कृषि तथा आवास दोनों के लिए योग्य नहीं। ऐसी भूमि की अत्यधिक नमी के कारण पानी के स्रोतों के किनारे किनारे घनी वृक्षावली की जानी चाहिए, ताकि वह अतिरिक्त पानी को अपने में सोख सके और उसको उपजाऊ बना सके। क्योंकि मिट्टी नम भूमि वाली मिट्टी होगी, दलदली मिट्टी होगी, तो उसमें ना तो हम मकान बना के रह सकते हैं, ना हम वनस्पति कर सकते हैं। तीसरा है बंजर भूमि। इस प्रकार की मिट्टी प्राकृतिक आपदाओं जैसे मानव की स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण जिस भूमि की उर्वर क्षमता नष्ट हो जाती है, वह बंजर कहलाती है। मान लीजिए उपजाऊ भूमि है, खेती वाली भूमि है, और उस पर अपन ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया, बिल्डिंग बना दी, उद्योग धंधे खोल दिए, तो वह क्या हो गई? बंजर हो। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का भी गठन किया गया है, जिसके उद्देश्य थे अधिकाधिक वन लगाना, वन लगाने के कार्यक्रम को किसानों और भूमिहीनों तक ले जाना तथा महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना, ईंधन की लकड़ी और चारे के विकास पर अधिक बल देना, सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना। इस तरीके से उद्देश्य थे। अगला है रेगिस्तानी भूमि। इस तरह की भूमि में पानी सोखने की क्षमता कम होती है या बिल्कुल ना के बराबर सी होती है, क्योंकि इसमें मोटी बालू होती है जिसमें मिट्टी के कण बड़े होते हैं, और पानी और वनों का अभाव होने के कारण वातावरण में नमी का अभाव रहता है, और इस कारण वर्षा का अभाव भी यहाँ पर रहता है। इस प्रकार की भूमि में कटीली झाड़ियाँ जैसे
कीकर का पेड़ है, खेजड़ी है, कटीली झाड़ियाँ हैं, इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगला है कच्छ वनस्पति वाली भूमि, यानी इस तरह की भूमि में नमक ग्रहण करने की शक्ति होती है। ये समुद्री तट हैं, नदियों के मुहाने, वहाँ पर यह अधिक मात्रा में होती है। मुख्य रूप से कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय ज्वारीय क्षेत्रों में होती है। यहाँ पर उत्पन्न वनस्पतियों को कच्छ वनस्पतियाँ कहते हैं, और ये वनस्पतियाँ जो समुद्री कटाव हैं उसको रोकती। भारत में इस क्षेत्र की भूमि पर किए जा रहे उत्पादन का भी शोषण हो रहा है। इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति समिति भी गठन की, और जिसका उद्देश्य था प्राकृतिक पुनः उत्पादन करना, नर्सरी लगाना, अधिकाधिक वन लगाना और शिक्षा और जागरूकता फैलाना। अब देखिए, भारत में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण, इनके कारण हम वनों की कटाई कर रहे हैं। तो भारतीय भूभाग में लगभग 23% में वन है, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार पर्यावरण संतुलन के लिए 33% भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। पूर्व में पृथ्वी के 70% भूभाग पर वन थे, और आज वर्तमान की स्थिति देखिए तो मात्र 16% भूभाग पर ही वन बचे। यानी प्रतिवर्ष क्षमता घटती हुई चली जा रही है। इस कारण भूमि की उर्वरक क्षमता का समाप्त होना, प्रजातियों का विलुप्त होना, निरंतर प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना आदि समस्याएं वातावरण में पैदा हो रही। विश्व स्तर की अगर हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि पर्यावरण एक बिकाऊ माल की तरह बन गया। पाश्चात्य जो देश हैं निरंतर रूप से पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, साथ ही यह गुहार भी करते हैं कि पृथ्वी का अतिदोहन साफ तकनीकों से किया जाए, किंतु साफ तकनीकों का भी अभी अपनी सीमा है। जब तक भोग से आगे बढ़ करके सामाजिक समरसता, आत्म विकास को अपना लक्ष्य नहीं बनाते, तब तक पृथ्वी पर पर्यावरण से उनका जो सामंजस्य है वो स्थापित नहीं हो सकता। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं मृदा प्रदूषण के कारण, यानी किन किन कारणों की वजह से हमारी मृदा है वो प्रदूषित हो रही है। सबसे पहला है घरेलू अपशिष्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, यानी घरों में कचरा, धूल, कागज, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक का सामान, टिन के डिब्बे, कपड़ों के टुकड़े आदि अनेक प्रकार के अनुपयोगी सामान होते हैं जिनको हम बाहर फेंकते हैं। और हमारे देश में शहरी आबादी द्वारा ठोस अवशिष्ट की मात्रा 1.5 करोड़ टन प्रति वर्ष अनुमान है, जबकि अमेरिका में इससे भी अधिक 20 गुना है। यही घरेलू अपशिष्ट एवं सड़कें, बाजार हैं, नलियाँ हैं आदि का अपशिष्ट नगर पालिका अपशिष्ट बन जाता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसके फेंकने पर ही उसका अधिकांश बजट समाप्त हो जाता है। इसलिए इसका उचित निस्तारण किया जाना चाहिए। उचित निस्तारण ना होने की वजह से ही मृदा का प्रदूषण बढ़ता है, जिसमें घरेलू अपशिष्ट मुख्य भूमिका अदा करता है। दूसरा, भूमि क्षरण। संपूर्ण देश में हम बात करें तो भूमि क्षरण के कारण होने वाली मिट्टी की बर्बादी का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। 1972 में एक अनुमान था, उसके अनुसार हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग 600 करोड़ टन मिट्टी नष्ट होती। यह मिट्टी अपने साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे मुख्य पोषक तत्व भाग के ले जाती। यानी यह हानि पहले की तुलना में अगर हम अब देखते हैं तो कहीं ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि आज रासायनिक खाद के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग हम खेतों में करते हैं, जैविक खाद को हम भूल चुके हैं। कई सिंचाई परियोजनाओं में सिंचाई प्रारंभ होने के कुछ वर्षों में ही खारा और पानी के जमाव से जैसे दोस्त देखे गए। फ्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, आजकल हर नल के अंदर फ्लोराइड आ रहा है। फ्लोराइड का पानी हम पी रहे हैं, जिससे मनुष्य में
शरीर में विकृति आ रही है, कई प्रकार के रोग फैल रहे हैं। क्षारीयता लवणता के कारण अपनी उत्पादन क्षमता देश की लगभग मिट्टी खो चुकी है। पानी के जमाव के कारण क्षारीयता को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, यूपी, तमिलनाडु, केरल। पानी के जमाव का मुख्य कारण है समय समय पर आने वाली बाढ़, क्योंकि अन्य कारण भूमि का जल स्तर को ऊंचा होना है। प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर भूमि की ऊपरी सतह नदी और वर्षा के जल से बाढ़ से बह जाती है। तो इस भूमि का क्षरण मुख्य रूप से दो कारणों से होता है। एक तो जल द्वारा भूमि क्षरण, दूसरा वायु द्वारा भूमि क्षरण। जल द्वारा भूमि क्षरण में वर्षा की तेज बूंदों के साथ साथ में हमारे धीरे धीरे मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसका कटाव होता रहता है, और वर्षा के जल के कारण वो बहने के साथ साथ वो जो उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत है वो बह जाती है। दूसरा मैंने बताया वायु द्वारा। तो वायु का तेज प्रभाव होता है, तो उससे मिट्टी के जो कण होते हैं बहुत दूर तक उड़ जाते हैं और उससे मिट्टी का क्षरण होता है। तीसरा हम बात करते हैं औद्योगिक अपशिष्ट की, इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में। तो विभिन्न उद्योग हमारे आजीविका का साधन है। इनसे निकलने वाले प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, पारा, कैडमियम आदि प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं, जो मिट्टी की क्षारीयता को बढ़ाता है, लेकिन उससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है, उर्वरक क्षमता घटती चली जाती है। इसी प्रकार औद्योगिक अपशिष्ट जो विषैले होते हैं, दुर्गंध युक्त होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, इन उद्योगों के निकट डाल दिए जाते हैं और उससे वहाँ की जो मृदा है वो प्रदूषित हो जाती है, जिससे मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है। अगला बात करते हैं कृषि अपशिष्ट के बारे में, एग्रीकल्चरल वेस्ट। यानी इस प्रकार कृषि अपशिष्टों में फसल की कटाई के बाद में बची हुई जो पत्तियां होती हैं, डंठल होते हैं, हम देखते हैं ना, बाजरा उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, तो उसमें सरसों उगाते हैं तो डंठल बच जाते हैं, बाजरा उगाते हैं तो नीचे जो जड़ें होती हैं वो उसी में रहती है, इसी तरीके से गेहूँ उगाते रहते हैं उसमें रहती है। तो नीचे जो पत्तियाँ, डंठल, घास फूस आदि होता है वो प्रदूषण का कारण बनता है। कृषि उपयोग की कीटनाशक दवाओं को अनेक प्रकार अनियमित रूप से फेंक दिया जाता है और वो भी भूमि प्रदूषण का कारण बनती है। यानी दवाई हम डालते हैं फसलों के अंदर, लेकिन वो उचित रूप से नहीं डालते, इस वजह से भूमि प्रदूषण होता है। अगला है वायुमंडलीय प्रदूषक, एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेंट। यानी औद्योगिक नगरों के वायुमंडल में उत्सर्जित जो धूल का कण है, नाभिक विस्फोट है, उसके कारण उत्सर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में पृथ्वी पर पड़ते हैं और उससे मिट्टी में मिलकर उसकी उर्वरता को प्रभावित करते हैं। अगला है नगरपालिका अपशिष्ट। यानी संपूर्ण प्रकार के जो शहरी कूड़ा करकट होते हैं, मानव के मल वगैरह, जो मरे हुए जानवर हैं, अस्पताल आदि से निकलने वाला अपशिष्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाले जाते हैं और उसका सुनियोजित निस्तारण न होने के कारण भूमि प्रदूषण होता है। अगला हम बात करते हैं वनोन्मूलन। दिन प्रतिदिन वनों का उन्मूलन होता जा रहा है, वनों की कटाई होती जा रही है, तीव्र गति से शहरीकरण होता जा रहा है और उसके कारण वनों का विनाश बड़े स्तर पर हो रहा है। जबकि वन मिट्टी को जैविक तत्व प्रदान करते हैं, कटाव को रोकते हैं, भूक्षरण को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वन विनाश के कारण वहाँ की जो मृदा है उसका जैविक गुण समाप्त होता जा रहा है। तापमान में वृद्धि हो रही है, वाष्पीकरण की वृद्धि हो रही है और इससे भूमिगत जल में कमी आने लगी है और उसका ही परिणाम है कि अब संपूर्ण भारत में क्या, संपूर्ण पृथ्वी पर पीने योग्य पानी जो है उसकी कमी महसूस हो रही है। अगला हम बात करते हैं मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय। सबसे पहले तो फसलों पर जो छिड़कने वाले विषैले कीटनाशक हैं उनका उपयोग बहुत कम किया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अधिक फसल प्राप्त करने के कारण
अधिक मात्रा में खाद्यान्न उपज प्राप्ति के वश में हम रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग हम करते हैं और उसको बहुत कम किया जाना चाहिए। दूसरा, रासायनिक खाद की जगह हम जैविक खाद का उपयोग किए। गाय भैंस बकरी इनका गोबर हम अगर उस खाद के रूप में काम लेते हैं तो संभवतः फसल हमारी है वो पौष्टिक होगी, गुणवत्ता युक्त होगी। तीसरा, खारी भूमि को सुधारने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा जो उपयुक्त सुझाव हैं, पर्याप्त मात्रा में जिप्सम है, पर्याप्त पानी है, रासायनिक खाद है, वो दिया जाना चाहिए। इससे सारा सोडियम ज़मीन के नीचे खूब गहरा जाने से धरती की ऊपरी जो 15 सेंटीमीटर की मोटाई है वो मिट्टी सुधर जाती है। तीसरा, खेतों में पानी के निकास व जमाव आदि गंभीर समस्या को दूर किया जाना चाहिए। अब उससे क्या होगा, इसके लिए नहरों और जो नलियों को है वो हम पक्का कर दें, नालियों को प्राकृतिक ढलान के आधार पर बनाएं, नई सिंचाई पद्धति और प्राकृतिक निकास व्यवस्था में तारतम्यता स्थापित करें। से नहरों के निर्माण व विकास के समय इसका जो पर्यावरणीय पक्ष है उसका भी अध्ययन हम करें। अगला है झूमिंग कृषि पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो कृषि पद्धतियां हैं, कृषि की तकनीक हैं, स्थानांतरित कृषि है, समोच्च कृषि है, झूमिंग कृषि है, मिश्रित कृषि है, यानी भिन्न प्रकार की जो कृषि तकनीक हैं उसमें झूमिंग जो कृषि है उस तकनीक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इससे भूक्षरण रुकता है। झूमिंग कृषि का मतलब होता है जो वनस्पतियां हैं, जंगल हैं, उनको हम यहाँ पर काट करके उस भूमि को हम प्लेन मैदान के रूप में करते हैं और वहाँ पर कृषि पैदावार करते हैं। 2 साल तक, 1-2 वर्ष तक हम वहाँ पर कृषि करते हैं। उसके बाद में उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाते हैं। वहाँ पर उसी प्रकार से फिर जंगल वगैरह, पेड़ों वेड़ों को काट करके, वनस्पतियों को काट करके उस स्थान को प्लेन किया जाता है। समतल करने के बाद में वापस वहाँ पर कृषि होती है। इस तरीके से आज यहाँ पर, कल वहाँ, परसों हम तीसरे स्थान पर, इस तरीके से अगर करते हैं तो वहाँ उससे भूक्षरण बढ़ता है। क्योंकि बाढ़ द्वारा होने वाली जो भूमि के विनाश को रोकने के लिए दीर्घकालिक योजना हम तैयार करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो वन है, मृदा का जो अपरदन होता है उसको रोकने में सहायक होता है। और हम उनको काट करके उसको भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, कृषि पैदा करने के लिए उस को काट करके समतल भूमि में उसको तब्दील कर देते हैं, तो मृदा प्रदूषण को उससे बढ़ावा मिलता है। अगला है वनाच्छादित क्षेत्रों में वन विनाश पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यानी वन विकास जैसी परियोजनाओं को प्रारंभ किया जाए जिससे मिट्टी निर्माण में प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न नहीं हो। साथ ही भूक्षरण को भी हम नियंत्रित कर सकें। अधिक से अधिक पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए और जो वन आच्छादित क्षेत्र है उसमें वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगला है वर्षा के द्वारा प्राप्त जल में मुख्य बात यह है कि यहाँ पर पानी चाहे गिरे हुए पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर वो पानी संरक्षित होना चाहिए। यानी वहाँ पर जो बहा हुआ है वर्षा का जल, वो बहने के पश्चात पानी को जल ग्रहण क्षेत्र में जैसे तालाब बना करके संग्रहित कर दिया, टाँका बना दिया गया, आवश्यकता अनुसार उसका जल का हम उपयोग कर सकते हैं। खेती वाली ज़मीन में पानी, वर्षा के पानी को संरक्षण के लिए हम ये बात ध्यान रखें कि जुताई और अन्य समस्त कृषि कार्य ढलान के विपरीत दिशा में करें। क्यों? क्योंकि जब ढलान के दिशा में अगर हम करेंगे तो कटाई है मिट्टी की वो वर्षा के पानी से निश्चित रूप से हो जाएगी, जो उपजाऊपन वो बह करके चला जाएगा। अगला है जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
जनसंख्या नियंत्रण है वो अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अधिक जनसंख्या होगी तो उसके लिए हमारे पास भूमि की आवश्यकता होगी, क्योंकि रहने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। वो अपनी आजीविका को चलाएगा, उसके लिए वहाँ पर आवश्यकता होगी। कोई काम धंधा करेगा, उसके लिए वहाँ पर भूमि जनसंख्या के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा करके भी हम भूमि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला है सरकारों पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली जो गतिविधियां हैं उस पर टैक्स लगाना चाहिए और साफ तकनीकों को प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी जितने प्रकार की सरकारें हैं, संस्थाएं हैं जो भूमि से संबंधित हैं, वनों से संबंधित कानून के अंतर्गत हैं, उसमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली जो गतिविधियां होती हैं वन विनाश के लिए, मृदा का क्षरण होने के लिए, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और टैक्स लगना चाहिए ताकि उसमें वृद्धि ना हो। अगला है उर्वरकों को सतर्कतापूर्वक प्रयोग करें और न्यूनतम प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि खेती भी हो जाए और मृदा का नुकसान भी नहीं हो। उद्योगपतियों के लिए चाहिए कि वो औद्योगिक मलबे का उपचार होने के बाद में भूमि में प्रवेश कराएं, किसान भी सजग रहें और हर नागरिक स्वच्छता व स्वास्थ्य पर ध्यान दे। इसी तरीके से भूमि की जो सिंचाई के लिए जल होता है उसमें मल जल का प्रयोग नहीं होता, उसके अन्य गुणों का परीक्षण करके इसी प्रयोग में लिया जाना चाहिए। ऐसे उसमें अपशिष्ट को नहीं बहाना चाहिए। नेक्स्ट ये कि खेत की मिट्टी कैसी है, कौन सा बीज हम बोएं, कितनी खाद डालें, इस प्रकार के जो विभिन्न सवाल होते हैं वो एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो केंद्र सरकार द्वारा 2004 में चलाई गई थी। तो उससे हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए अधिक उपजाऊ है, कौन सी फसल हम ज़्यादा मात्रा में हमारी भूमि में पैदा कर सकते हैं, कितना उसमें खाद डालें, कौन से समय पर बोएं। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो कम समय में उस भूमि के अंदर, उस मिट्टी के अंदर हम ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दूरदर्शन पर विभिन्न प्रकार के आजकल कार्यक्रम भी आते हैं, उसमें किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। यानी इस तरीके से हम कुल मिलाकर के भूमि की जो उर्वरक क्षमता है उसमें वृद्धि कर सकते हैं और भू प्रदूषण को रोकने में हमारी अहम भूमिका हम निभा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने आज मृदा प्रदूषण के बारे में उसका अर्थ, परिचय, परिभाषाएं, कारण, प्रकार, उपाय के बारे में अध्ययन किया। निश्चित रूप से आपको लोगों को ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।